आइए बच्चों, हम लोग आज बात करें फॉर्मल चार्जेस की। फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट की बात करें। ठीक है, आप आइए देख लें। हम लोगों ने इसके पहले लीविस डॉट स्ट्रक्चर की बात की थी। जब लीविस डॉट स्ट्रक्चर की संख्या एक से अधिक होती है तो कौन सा लीविस डॉट स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, इसी की जानकारी के लिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, फॉर्मल चार्ज की चर्चा करते हैं। फॉर्मल चार्ज बराबर होता है फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम माइनस 1/2 इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर के मामला बनेगा। देखिए इसको, ये सल्फर है, इसने सल्फ्यूरिक एसिड दो स्थितियों में बनाया। एक में सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ दो बंधन बनाए, दूसरे में सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। आप डॉट स्ट्रक्चर देख चुके हैं, इसलिए इन दोनों को जानते होंगे। इसमें फॉर्मल चार्ज की स्थिति है। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं, माइनस 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड हैं, 6 दूना 12 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का 1/2 कर देंगे और माइनस एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। तो ये हो जाएगा 6 - 6 दिस इज इक्वल टू 0। लेकिन इस दूसरे को देखें, इसमें फॉर्मल चार्ज होगा इन सेकेंड स्ट्रक्चर। इसके लिए तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 1/2 इंटू 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बंधन है, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग ले रहे हैं, और माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है नहीं। इन परिस्थितियों में 6 - 4 दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ आया 0, यहाँ आया 2। देन दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। ये स्ट्रक्चर जो है वो मोर स्टेबल है और ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है। मेरी बात समझ में आ गई? नहीं आई? फिर से देखें, नहीं आई तो क्या फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मल चार्ज कहते हैं किसे? तो फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट सुनिए कि यदि लीविस डॉट स्ट्रक्चर एक से अधिक संभव हो किसी यौगिक का, तो उस यौगिक में केंद्रीय परमाणु का फॉर्मल चार्ज निकाला जाता है। यदि किसी यौगिक में उस परमाणु का केंद्रीय परमाणु का फॉर्मल चार्ज 0 हो तो वह यौगिक स्टेबल होता है। यदि फॉर्मल चार्ज अवश्यंभावी हो तो फिर जिसका फॉर्मल चार्ज कम हो वो स्थायी होता है, जिसका अधिक हो वो अस्थायी होता है। अब यहाँ पर 2 डॉट स्ट्रक्चर संभव है, तो इन दोनों डॉट स्ट्रक्चर में जो मोर स्टेबल होगा वो जिसका 0 है वो, और इसका 2 है तो ये लेस स्टेबल होगा। अब इसमें बंधन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 बॉन्ड हटा दें तो यहाँ पर हम लोग ऐसा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा सकते हैं।
देखिए यही है ना, यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, तो हम लोगों ने देखा ये है सल्फर के पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है साहब, तो हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज की बात देखी। तो फॉर्मल चार्ज क्या है और इससे स्टेबिलिटी का निर्धारण होता है कैसे, इसकी बात हम लोगों ने जानी। इसके बाद हम लोग दूसरी बात जानने वाले हैं, वो है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। limitations of ऑक्टेट थियरी। ऑक्टेट थियरी की क्या सीमाएं हैं, इन सीमाओं को हम लोग इसमें जानने वाले हैं। पहली बात कि जो परमाणु हीलियम की तरह स्ट्रक्चर चाहते हैं वो ऑक्टेट नियम का पालन क्यों करेंगे भाई? हीलियम के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन चाहेंगे ना। वो क्यों ये चाहेंगे कि हमारे बायतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो? आप देखिए ना, जैसे लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 1, तो इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम ने बना लिया एक धनायन और इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये हीलियम की तरह हो गया, ड्यूएट पूरा कर ली। ये अष्टक नियम का विरोध करेगा। ऐसा जो भी करेगा वो अष्टक नियम का विरोध करेगा। बेरिलियम का भी कोई कंपाउंड बनेगा, अष्टक नियम का विरोध करेगा। जैसे BeCl2, BeCl2। अब Be के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 2, और Be ने 2 धनायन बना लिए। इट मीन्स अब इसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन है और ये हीलियम की तरह हो गया, अष्टक नियम का विरोध करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि अष्टक नियम का विरोध कौन करेगा, तो जो हीलियम का पड़ोसी होगा और चाहेगा हीलियम की तरह बनना। दूसरी बात कि अष्टक नियम का विरोध और कौन करेगा, तो और अष्टक नियम का विरोध करेगा दूसरा डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं, आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स को तो जानते हैं ना, उनके बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पहले वाले कोष में 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि वो आयन बनाएंगे तो भी उसके बाह्यतम कोष में 9 से 17 तक तो इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही। जैसे आप आयरन को देखें, Fe26 बाह्यतम कोष में 2 8 8 2 8 6 14 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इस Fe ने 2 धनायन बना लिया तो इसके बाह्यतम कोष का विन्यास हो गया 2 8 14, 2 हट गया और क्या। अब बाह्यतम कोष में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अष्टक नियम का पालन क्यों करेगा? अष्टक नियम का पालन नहीं करते। ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये आप जानते हैं। लेकिन जो जिसमें डी में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, हो सकता है कि वो ऐसा करें, लेकिन जिसके डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या आयन बनाने के बाद 9 से 17 के बीच में शेष बचे, वो अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा। ये बात हम लोग जानेंगे। तीसरी बात, अष्टक नियम का विरोध और कौन करेगा, तो ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कंपाउंड। जैसे NO2 को आप जानते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। इस नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ साझा किया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, इसने भी किया,
लेकिन इसने बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसने बनाए कोवेलेंट बॉन्ड, और नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन हो गए 7। ये ऑड इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होगा 7 होगा 9 होगा। भाई साहब इलेक्ट्रॉन 8 तो होगा नहीं, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन होगा नहीं तो वो ऑक्टेट नियम का पालन कैसे करेगा? तो ये ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करेगा, इसलिए कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ऐसी हो गई। यदि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लें तो 4 और 4 8 1 9 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि ऑक्टेट नियम का पालन ये नहीं करते हैं। और कौन नहीं करता? तो और नहीं करते हैं जो सिज्विक नियम का अनुसरण करेंगे वो अष्टक नियम का पालन नहीं करेंगे। सिज्विक नियम का अनुसरण कौन करेंगे? तो सिज्विक नियम का अनुसरण वो करेंगे जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट चाहेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल PCl5 ये फास्फोरस है। अब सिज्विक का नियम क्या है? तो जिस परमाणु के बाह्यतम कोश में रिक्त उपकोश के कक्षक मौजूद होते हैं वो उत्तेजित अवस्था में अपने इलेक्ट्रॉन को जो युग्मित होते हैं अयुग्मित करते हैं और उनके बाह्यतम कोश के जो रिक्त उपकोश के कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। आइए देखें, ये फास्फोरस है ना 15 2 8 5, ये बाह्यतम कोश है। हम लोग लिख सकते हैं 3s2 3p3 3d0, ये है 3s2 3p3 3d0। अब क्या हुआ? तो इन एक्साइटेड स्टेट ये इलेक्ट्रॉन जंप लगा के और रिक्त उपकोश के कक्षक में पहुंच गए। आ गए ना? कहाँ? ये आ गए, ये आ गए 3s1 3p3 3d1, और तब इनके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5। अब क्लोरीन ऐसा है, देख रहे हैं, ये क्लोरीन के साथ साझा हुआ और शेष आप सब जानते हैं। जानते हैं ना? क्यों जानते हैं? मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप जानते हैं? दुश्मनी तो है नहीं आपके साथ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप जानते हैं कि आपने लिविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, इसलिए आप जानते हैं। और तब ये देख रहे हैं साहब, सब क्लोरीन के ऑक्टेट पूरा हो गए, लेकिन इस फास्फोरस ने ऑक्टेट नियम का विरोध कर दिया और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो गई। और जब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ऑक्टेट नियम का विरोध करेगा। ऐसे ही पांचवी बात, जो इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं अष्टक नियम का पालन नहीं करते, लिविस एसिड बनाते हैं। आप देख सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड को BCl3, ये बोरान है, बोरान क्लोराइड को, बेरिलियम नहीं, बोरान क्लोराइड को। बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन है 1 2 3, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया साहब, इसका भी हो गया ना, इस क्लोरीन के पास भी हो गया 8 8 8, बोरान के पास रह गया 6, और ये अष्टक नियम का विरोध करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि अष्टक नियम का विरोध कब होगा, और सिज्विक के नियम को हम लोगों ने जान लिया इसी के साथ। इसलिए कि जब एक्सप्लेनेशन होगा अष्टक नियम का तो हम लोगों को 2 नियमों को जानना आवश्यक हो जाएगा, एक सिज्विक का नियम और एक सगडेन का बॉन्ड। तो सिज्विक का नियम क्या है? सिज्विक रूल और मैक्सिमम कोवैलेंसी थियरी,
कोवैलेंसी थियरी ऑफ सिज्विक, वही है सिज्विक, भाई PCl5 का बनना। हाँ वही PCl5 का बनना। क्या है सिज्विक का नियम? तो सिज्विक का नियम है कि जब किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में रिक्त उपकोश के कक्षक होते हैं तो उत्तेजित अवस्था में बाह्यतम कोश के युग्मित इलेक्ट्रॉन रिक्त उपकोश के कक्षकों में जाकर अयुग्मित हो जाते हैं। इस प्रकार उनके बाह्यतम कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वह अधिकतम सहसंयोजकता का प्रदर्शन करते हैं। इसे हम लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी थियरी भी कहते हैं। इसको हम लोग मैक्सिमम कोवैलेंसी थियरी ऑफ सिज्विक भी कहते हैं। अगली बात, और वो बात क्या थी? तो वो बात थी सगडेन बॉन्ड। सगडेन ने को ऑक्टेट थियरी को बचाने का प्रयास किया, सगडेन बॉन्ड। इसको हम लोग सिंगलेट लिंकेज भी कहते हैं, सिंगलेट लिंकेज। सगडेन ने तो ये कहा कि ये फास्फोरस है, तो ये फास्फोरस सहसंयोजक बंधन तब तक बनाएगा जब तक उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, और फिर वो एकल इलेक्ट्रॉन बंधन बनाएगा जिसमें वो अपना इलेक्ट्रॉन तो देगा। किसको? अपना इलेक्ट्रॉन तो देगा। किसको देगा? अपना इलेक्ट्रॉन वो क्लोरीन को देगा, लेकिन क्लोरीन से साझे में इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। ये देखो, देख रहे हो? इसको फिर से ध्यान से देखो। ऐसा होगा P, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, 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 ये साझा हुआ, इसमें साझा हुआ, इसमें साझा हुआ, इसमें साझा हुआ। 8 8 8 और ये भी हो गया 8। जब ये 8 हो गया तब अब क्लोरीन साझा नहीं करेगा। देख रहे हैं ना? यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा फास्फोरस, लेकिन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस नहीं लेगा। और इस तरह यह अष्टक नियम का पालन करेगा। तो हम लोगों ने बंधुओं देखा, आज क्या क्या देखा? 2 चीज़ें देख ली। पहली बात, नंबर 1 कि फॉर्मल चार्ज क्या है। फॉर्मल चार्ज को जान लिया कि फॉर्मल चार्ज लिविस डॉट स्ट्रक्चर की व्याख्या के लिए है। जब एक से अधिक लिविस डॉट स्ट्रक्चर संभव होते हैं तो उसमें से कौन स्टेबल है, इसको जानने के लिए हम लोग फॉर्मल चार्ज की व्याख्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को पढ़ते हैं। और दूसरी बात कि जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टेट थियरी, उस ऑक्टेट थियरी की सीमाएं क्या हैं, हम लोगों ने जाना कि पहली सीमा यह है कि जो ड्यूएट चाहेगा ऑक्टेट का विरोध करेगा। दूसरी सीमा यह है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके बाह्यतम कोश में आयन बनाने के बाद 9 से 17 इलेक्ट्रॉन तक होंगे, वो ऑक्टेट नियम का विरोध करेंगे। तीसरी बात यह है कि जो लिविस एसिड बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएंगे, वो ऑक्टेट नियम का विरोध करेंगे। चौथी बात यह है कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे वो ऑक्टेट नियम का विरोध करेंगे। और पांचवी बात यह है महोदय कि जो एक्सटेंडेड ऑक्टेट चाहेंगे, सिज्विक के नियम का पालन करेंगे, अष्टक नियम का विरोध करेंगे। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा साहब। धन्यवाद आपको। लाइक सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को और देखने अगले वीडियो में देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कि रेजोनेंस क्या है। थैंक यू, धन्यवाद।